जय हिंद साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम साइंस का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि 21/2/2026 को जो एग्जाम होने वाले हैं साइंस का, उसमें आपको 100% छपने की यहाँ पर गारंटी देता हूँ। यदि आपको 400 से अधिक नंबर लाना है बाबू, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये हमारा पार्ट 1 होने वाला है। पार्ट 2 पार्ट 3 यानी सभी पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को शेयर जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बाबू। यहाँ हमारा देखिए पहला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? किस दर्पण की यहाँ पर फोकस दूरी ऋणात्मक होती है बाबू? तो यहाँ पर देखिए, एक हम अवतल दर्पण यहाँ पर लेते हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा, हम आपको समझाते हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब इसका फोकस इधर रहता है बाबू, इसका फोकस इधर रहता है। आप जानते हैं नंबर लाइन में जीरो किधर प्लस रहता है, ये माइनस रहता है। तो अवतल दर्पण में यानी फोकस की बात करें तो अवतल लेंस हो या दर्पण, हमेशा अवतल दर्पण का ही फोकस ऋणात्मक होगा। हमेशा अवतल दर्पण का ही फोकस क्या होगा बाबू? ऋणात्मक होगा। क्या होगा? हमारा ऋणात्मक होगा। लेंस हो, चाहे लेंस भी रहेगा चाहे दर्पण भी रहेगा, दोनों में से कोई भी दे दे तो समझ लिए अवतल दर्पण का ही, अवतल लेंस का ही फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। लेंस पूछ दे या हमारा दर्पण पूछ दे, दोनों का अवतल ही मारिएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं। मानव आंख के रेटिना पर द्वारा बनाई गई छवि कहने का था, यहाँ पर प्रतिबिंब हुआ बाबू। क्या हुआ? प्रतिबिंब। यानी कि मानव आंख के रेटिना पर जो छवि यानी जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? तो आपको हम बता दें, वहाँ वह वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जब भी बनेगा रेटिना पर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है बाबू? उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ेंगे। दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर के संबंध में एक फॉर्मूला है बाबू, एफ बराबर आर बटा टू। एफ बराबर आर बटा टू यानी फोकस दूरी की और वक्रता त्रिज्या के संबंध में ये एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला जहां भी मैच कर जाए, या तो आर बराबर टू एफ दे दे, आर बराबर टू एफ, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में मिल रहा है आर बटा टू। क्या मिल रहा है? ऑप्शन बी में आर बटा टू, इसलिए यही इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या था बाबू? तो वो वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक बच्चा मेरा क्या होता है? वोल्ट होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? कौन सा ऐसा लेंस है जिसको अपसारी लेंस कहा जाता है? तो अपसारी लेंस को कहने का अर्थ आ गया, इसको अवतल दर्पण को अपसारी लेंस कहा जाता है और उत्तल दर्पण को अभिसारी लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस। चलिए आगे बढ़ेंगे। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा का मात्रक बाबू। विद्युत धारा का मात्रक सभी जानते हैं एम्पियर होता है। वही बाबू पूछ दे, इसको किससे मापा जाता है? कभी कभी पूछ देता है इसको किससे मापा जाता है, तो याद रखेगा आमीटर। क्या होता है? आमीटर। आमीटर क्या हो जाता है? आमीटर हो जाएगा। आमीटर से यहाँ पर मापा जाता है। आमीटर क्या हमारा? आमीटर से इसको मापा जाता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है बाबू, एम्पियर होता है, जिसको ए से सूचित किया जाता है। जिसको क्या? ए से सूचित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं बाबू। जब किसी भी विद्युत धारा से, यहाँ पर देख लीजिए विद्युत धारा है, इसमें तार है, चालक तार, इसमें विद्युत धारा जब भी प्रवाहित किया जाएगा बाबू, तो उसमें कौन सा गतिशील कण होंगे? तो बाबू होंगे इलेक्ट्रॉन। क्या होगा बाबू? इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ऑप्शन डी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही जो है वो गति करता है, बाकी ये सब नाभिक में रहता है, वो गति नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन पचता है बाबू, यहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीजन की यहाँ पर यानी कि ऊर्जा और ऑक्सीजन
यहाँ पर उत्पन्न होती है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, भोजन का पचना। जब भोजन पचता है तो यहाँ पर उष्मा उत्पन्न होता है, तो उष्मा क्षेपित है नहीं, इसलिए इसका सही आंसर उपचयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, उपचयन हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है बाबू, तो उसका पीएच मान होगा, लाल लिटमस को नीला कर देगा, लाल लिटमस को नीला कर देगा बाबू, तो वो हो जाएगा क्षार। और क्षार का पीएच वैल्यू होता है 7 से अधिक। क्षार का पीएच जो वैल्यू होता है बाबू, वो क्या होता है, 7 से यहाँ पर अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। पीएच वैल्यू क्या होता है, पीएच वैल्यू 7 से यहाँ पर अधिक होता है। तो ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी सही है। ए और बी दोनों दोनों का दोनों 7 से अधिक है, जो भी 7 से अधिक रहेगा क्षार हो जाएगा। और 7 से यहाँ पर कम हो गया बाबू, 7 से यहाँ पर कम हो गया, 7 से कम हो गया इसका पीएच वैल्यू, तो वो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अम्ल। क्या हो जाएगा, अम्ल। और 7 रहेगा पीएच वैल्यू, 7 रहेगा पीएच वैल्यू, तो उसको उदासीन बोलते हैं बाबू, उदासीन बोलते हैं, उदासीन बोलते हैं, जो कि जल का पीएच वैल्यू होता है। क्या होता है, जल का पीएच वैल्यू होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होता है, तो क्या हो जाता है, एल्केन, 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 एल्कीन और एल्काइन। तीनों का तीनों एक ही बार में याद कर लेंगे बाबू। इसमें एक बंधक होता है, इसमें द्विबंधक होता है, इसमें त्रिबंधक होता है। इस एल्केन में एक बंधक होता है, एल्कीन में दो बंधक होता है, और एल्काइन में तीन बंधक होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। जब एल्केन पूछ दे तो 1, एल्कीन पूछ दे तो 2, और एल्काइन पूछ दे तो 3। आगे बढ़ेंगे। देखिए, CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, CHO एल्डिहाइड बाबू, किसको कहेंगे, एल्डिहाइड। CHO एल्डिहाइड। एल्कोहल का क्या होता है, OH बाबू, एल्कोहल का होता है OH। और कीटोन का आप कमेंट में बताइएगा, कीटोन का आप लोग कमेंट में बताइएगा, कमेंट कीजिए कि कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या है। आगे बढ़ेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिलिकन क्या है, सिलिकन क्या है बाबू, सिलिकन एक उपधातु है, सिलिकन क्या है, हमारा उपधातु है, सिलिकॉन का हमारा उपधातु है। आगे बढ़ेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है, खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता बाबू, तो वो होता है हमारा CNG, क्योंकि इसका उपयोग गाड़ियों में होता है। किसका उपयोग, गाड़ियों में होता है, इसका उपयोग गाड़ी में किया जाता है। बाकी LPG हमारे घरों में जो गैस आती है, घरों में जो गैस आती है, घरों में जो हमारे घरों में गैस आती है, जो LPG होती है, बायोगैस और कोयला से भी यहाँ पर खाना बनाया जा सकता है, लेकिन CNG का प्रयोग गाड़ियों में होता है। गाड़ियों आप देखोगे CNG कार, CNG टोटो वगैरह चलता है। आगे बढ़ेंगे। पीछे ही हम बताए थे बाबू, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच का मान कितना होता है, 7 होता है। ऑप्शन ए इसको बिल्कुल याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। देखिए, पौधों में जाइलम निम्नलिखित में किसका परिवहन करने की जिम्मेदारी लेता है। देखिए, जाइलम, जाइलम जल का, जाइलम जल का, फ्लोएम पानी का, सॉरी फ्लोएम है जो फूड का, खनिज वगैरह नाम से ही है फ्लोएम। फ्लोएम जो होता है बाबू, जमीन से यहाँ पर फूड फूड को रखने की जिम्मेदारी लेता है, और जाइलम जल को परिवहन करने का जिम्मेदारी लेता है। यहाँ पर देखिए, फलों के पकने में निम्नलिखित में किससे नियंत्रित किया जाता है। जब देखिए बाबू, कोई भी फल है वो उसको पकना, ज्यादा ना पके, खाने लायक रहे, ये कौन नियंत्रित करता है बाबू, तो ये नियंत्रित करता इथिलीन। कौन सा कौन सा, वो फलों को पकने में नियंत्रित कौन सा करता है, इथिलीन। इथिलीन हार्मोन जो है वो फलों को कितना पकाना है ये नियंत्रित करता है, कौन, इथिलीन, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। मानव के मानव में गर्भ की अवधि होती है बाबू, यानी कि जो मानव में होते हैं वो प्रेग्नेंट कितने दिनों होती है,
तो यहाँ पर टोटल 9 महीने होते हैं बाबू। आप सभी जानते हैं कि कोई भी बच्चा को जन्म लेने में 9 महीना होता है। इसको दिन में बदलेंगे बाबू, तो 9 को गुना करेंगे 30 से, एवरेज हम ले लेते हैं 30, 31 हटा देते हैं, यहाँ पर 9×3 = 27, 270 दिन, लगभग 270 दिन किसी भी महिला को किसी भी महिला को बच्चा देने में 270 दिन का समय लगता है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए बाबू, जनन संचालित रोग है, कौन सा ऐसा है जिस जो जनन संचालित रोग है, तो सिफिलिस, एडिस, गोनोरिया, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। सभी का सभी जनन संचित रोग है। आगे बढ़ेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि होती है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि यहाँ पर बाबू मुकुलन द्वारा की जाती है। हाइड्रा में यहाँ पर जो अलैंगिक जनन है बाबू, वो मुकुलन द्वारा यहाँ पर की जाती है। आगे बढ़ेंगे। 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में किसमें होता? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन यहाँ तो हाइड्रा और ईस्ट में होता है। मुकुलन होता क्या बाबू, जैसे कि ये एक मान लीजिए ये ईस्ट है, इसके ऊपर एक निकल जाता है इस प्रकार से, और कुछ समय के बाद ये अलग होकर एक नया जीव बना लेता है, और ये एक नया जीव बना लेता है। जो उसके ऊपर एक वट जैसा निकल जाता है, वो आगे होके एक नया जीव बना लेता है। इस प्रकार से टोटल 20 ही ऑब्जेक्टिव थे, जो कि इस पार्ट में हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट लगे। नेक्स्ट पार्ट 2 में भी हम 20 ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे, तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। वीडियो को देखने के लिए यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।